हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नर्सेज द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिलीरियम के बारे में पढ़ा, उसके जो डेफिनेशन थी, उसके कोज थे, उसके टाइप्स वगैरह थे, मैनेजमेंट थे, सब के बारे में हमने डिटेल्ड स्टडी की, डिस्कशन किया। उसके अलावा हम आज आगे पढ़ेंगे डिमेंशिया के बारे में। तो डिमेंशिया क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको कल, ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में। आज पढ़ेंगे हम डिमेंशिया। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हमने कल पढ़े थे 2, ठीक है, कल या फिर जो आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें प्रीवियस क्लास में 2 पढ़े थे हमने, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम को हमने बताया था एक्यूट और इसको क्रोनिक, ठीक है। तो हमने डिलीरियम ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे हम, डिमेंशिया के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम डिमेंशिया के बारे में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम डिमेंशिया के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। डिमेंशिया के, देखो, मेमोरी का डिसऑर्डर बोलते हैं कि डिमेंशिया क्या बोलते हैं, मेमोरी का डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। जिससे हमने डिलीरियम को किसका डिसऑर्डर बोला था, डिलीरियम को किसका डिसऑर्डर बोला था, डिलीरियम को बोला था हमने किसका, कॉन्शियसनेस का। डिलीरियम को हमने कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर बोला था। और डिमेंशिया को क्या बोलते हैं हम, मेमोरी का डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन की। तो इसको क्या बोलते हैं, सेनिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनिलिटी। डिमेंशिया को हम सेनिलिटी भी बोलते हैं। जो ग्रीक वर्ड किससे आए, सेनाइल से, ठीक है। सेनाइल से आया मतलब ओल्ड एज में, ठीक है। सेनिलिटी मतलब ओल्ड एज के अंदर ये मेनली होता है। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। बहुत बताते हैं कि क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं। और एक कब क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं, और एक कब तक कहते हैं, मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में बात करते हैं, तो पहले हमने डिलीरियम में क्या पढ़ा था, कॉन्शियसनेस और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका इम्पेयरमेंट इन मेमोरी और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिमेंशिया इज क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन या फिर इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन और इम्पेयरमेंट इन मेमोरी। तो इसके अंदर आपका मेमोरी और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इसके अंदर आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर भी आपके कई डिसऑर्डर्स होते हैं, हम क्लास में देखेंगे। आपका हाइपरमनेशिया होता है, ठीक है, अमनेशिया होता है, ठीक है। जब हाइपरमनेशिया में क्या होगा, कलेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट बहुत ही, मतलब उसकी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हमको याद रहेंगी, मतलब पेशेंट को याद रहेगी। अमनेशिया में वो जगह अलग अलग तरह होगा, रेट्रोग्रेड, एंट्रोग्रेड, सर्कमस्क्राइब। रेट्रोग्रेड में रिसेंट याद रहेगी, पास्ट भूल जाएगा। एंट्रोग्रेड में क्या होगा, रिसेंट भूल जाएगा और पास्ट याद रहेगी। और सर्कमस्क्राइब में पर्टिकुलर एक साइकिल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक इवेंट वो भूल जाएगा। उसके अलावा और इसमें होता है कंफाबुलेशन में होता है, कंफाबुलेशन में क्या होता है, जो मेमोरी गैप्स होता है उसको वो फिल करता है, ठीक है। उसके अलावा डिजाऊ होता है इसके डिसऑर्डर में, और ये होता है जेम्स में, ठीक है। डिजाऊ में क्या होगा, जो अनफेमिलियर इवेंट होंगे उनको वो सोचेगा कि यहाँ पर मैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जगह होगी वो सोचेगा कि यहाँ पर मैं जा चुका हूँ, या फिर वो कोई भी पर्सन होगा उसके बारे में सोचेगा कि वो मेरे को, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। लेकिन वो रियलिटी में क्या होता है, उसको जानता नहीं है, ठीक है, उसको जानता नहीं है वो, ठीक है। और जमसमू में जो भी फैमिलियर इवेंट होंगे उनकी क्या बोलेगा, मैं इनको नहीं जानता, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में हम, इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसकी अगर बात करें डिमेंशिया की, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक एक 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन पहले
देखिए पहले हो गया आपका अल्जाइमर डिमेंशिया, सेकंड मल्टी इंट्रैक्ट डिमेंशिया, इसको वेस्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं। ठीक, कौन सा? वेस्कुलर डिमेंशिया भी बोलते हैं। फिर हो गया आपका सेरेब्रोवेस्कुलर हो गया, पार्किंसन डिमेंशिया हो गया, हाइपोथायराइड डिमेंशिया हो गया, एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके अलावा लेव बॉडी डिमेंशिया भी हो गया। हम पहले बात करेंगे किसकी? अल्जाइमर की डिमेंशिया की। कौन सा डिमेंशिया? अल्जाइमर डिमेंशिया की हम पहले बात करेंगे। तो अल्जाइमर डिमेंशिया होता है तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है डिमेंशिया का। कौन सा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, होता है किसका? डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। कौन सा? आपका अल्जाइमर डिमेंशिया। इसमें होता है आपका एक होता है इसके अंदर जो सिम्टम होता है एनोमिया। ठीक है, एक होता है एनोमिया। एनोमिया क्या होता है? इसके अंदर जो नेम्स वगैरह होते हैं, जो नेम्स होते हैं या फिर वो पर्टिकुलर थिंग्स के जो नाम होते हैं पर्सन को वो याद नहीं रहते। ठीक है, नाम वगैरह वो भूल जाता है। तो इसके अंदर किसमें आता है आपका अल्जाइमर डिमेंशिया। वो कौन सा टाइप होता है? ये किसका टाइप होता है? डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कौन सा होता है, तो होता है आपका अल्जाइमर। और सेकंड थिंग से किसमें होता है? मेनली ओल्ड एज में। ओल्ड एज के अंदर मोस्ट कॉमन ये होता है। तो देखो होता क्या है अल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर? ओल्ड एज के अंदर तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें होता है कि जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फ्रंटल और जो टेम्पोरल लोब है, जो इनकी नर्व्स हैं, ठीक है, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन, नर्व का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है उसकी जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब होते हैं उसकी नर्व का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और मोस्टली किस में होता है? मेनली ये ओल्ड एज के अंदर। ठीक है, मोस्टली कौन सी एज में होता है? ये मेनली ओल्ड एज के अंदर होता है। उसके अलावा उसमें बात करें तो इसमें जो क्या होगा आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है इसमें को क्या, और कंफ्यूजन हो गया, मेमोरी लैप्स हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन, मेमोरी लैप्स, इसके अंदर ये सिम्टम्स भी अराइज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आगे, ठीक है, साथ ही इसे अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया भी बोलते हैं। कौन सी? अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया भी इसे बोला जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया भी इसे बोलते हैं। उसके अलावा इसको सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं। कौन सा? सेनाइल डिमेंशिया भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा कौन सा? अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अब आगे बात करते हैं मल्टी इंट्रैक्ट डिमेंशिया की। किसकी? मल्टी इंट्रैक्ट डिमेंशिया की। ठीक है, मल्टी इंट्रैक्ट डिमेंशिया, इसको क्या बताया था मैंने? वेस्कुलर डिमेंशिया। इसे क्या बताया था मैंने? इसे बताया था मैंने वेस्कुलर डिमेंशिया। इसमें क्या होता है देखो इसमें जो आपका जो माइनर स्ट्रोक्स हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं? माइनर स्ट्रोक्स हो जाते हैं एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, इसमें जो दूसरा टाइप था हमारा मल्टी इंफ्रैक्ट डिमेंशिया या फिर वेस्कुलर डिमेंशिया। इसमें होता क्या? जो माइनर स्ट्रोक्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर माइनर स्ट्रोक्स हो जाते हैं और कई बार हो जाते हैं, वो डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे। ठीक है, और ये मोस्टली कब होता है?
आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज, 60 साल की उम्र के बाद में मेनली ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये था हमारा मल्टी इंफ्रैक्ट सेरिब्रल डिमेंशिया। अब हम बात करेंगे किसकी, सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया की, सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक है, तो सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया में क्या होगा, इसमें माइनर स्ट्रोक्स, अब इसमें तो ब्लड वेसल्स में कहीं भी हो रहे थे, वेस्कुलर मल्टी इंफ्रैक्ट डिमेंशिया में तो मल्टी इंफ्रैक्ट डिमेंशिया में कहीं भी हो रहे थे, लेकिन आपके सेरिब्रोवेस्कुलर में क्या होगा, आपके सेरिब्रम में, सेरिब्रम के अंदर क्या हो जाएंगे, स्ट्रोक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका मेमोरी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक है, सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका पार्किंसन डिमेंशिया। कौन सा, पार्किंसन डिमेंशिया। तो पार्किंसन डिजीज भी होती है एक हमारे नर्व सिस्टम में। उसमें क्या होता है, आपका जो डोपामिन है, डोपामिन का होता है, इसका लेवल डिक्रीज होता है और इसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब डोपामिन है उसका लेवल नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा और आपका एसिटाइलकोलिन का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर, पार्किंसन डिजीज के अंदर। और पार्किंसन डिजीज या फिर पार्किंसन इसमें डिमेंशिया में क्या होगा, डोपामिन का लेवल भी कम हो जाएगा और इसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, मेमोरी लैप्स हो जाएगी। इससे क्या होगा, मेमोरी लैप्स हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे हम, पार्किंसन डिमेंशिया। अब आता है नेक्स्ट आपका हाइपोथायराइड डिमेंशिया। ठीक है, नाम इंडिकेट करा, इसमें क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम सीक्रेट होंगे। ठीक है, हाइपोथायराइड डिमेंशिया कम सीक्रेट होने की वजह से क्या होगा, ये डिमेंशिया आगे कोज कर सकता है, मेमोरी के अंदर अल्टेशन आ जाएगा। अगला आता है एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, ये किसमें होता है, मेनली नाम ही इंडिकेट करा, एड्स में। ठीक है, एड्स के अंदर अगर जो इंफेक्शन आपका कहां तक होता है, ब्रेन तक तो जाता है, लेकिन ब्रेन को अगर जाके अफेक्ट करता है तो क्या कोज कर सकता है, आपका डिमेंशिया, डिमेंशिया कोज कर सकता है। नेक्स्ट आपका लव बॉडी डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है, लेवी बॉडी डिमेंशिया में जो आपकी नर्व्स हैं, नर्व्स पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा, नर्व्स पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें नर्व्स में डैमेज हो जाएगा, जो नर्व इंटीग्रेशन है वो सही से काम नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, उससे क्या हो सकता है, फिर आगे डिमेंशिया कोज हो सकता है, अभी मेमोरी लैप्स हो सकती है। कौन सा, लेवी बॉडी डिमेंशिया के अंदर। अगर बात करें मोस्ट कॉमन टाइप की, तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा था आपका, फर्स्ट मोस्ट कॉमन था आपका अल्जाइमर और आपका सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा, लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, तो ये थे इसके डिमेंशिया के कुछ टाइप। अब बात करते हैं इसके कोजेज की। अब बात करते हैं किसकी, इसके कोजेज की हम बात करते हैं। तो कोजेज के अंदर इसमें क्या होगा, जो ब्रेन के अंदर जो हमारी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह होगी, प्रॉब्लम डिजीज वगैरह होगी, इसकी वजह से होते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका ब्रेनकाइमेटस ब्रेन डिजीज या फिर डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर मतलब जो आपके डिसऑर्डर में ब्रेन सेल्स क्या होता है, डैमेज होती है उनकी वजह से। तो पहला तो उसमें कोज था अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या बताया था मैंने आपको, मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, ओल्ड एज में होता है मोस्टली। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनेस्ट डिसऑर्डर होता है और इसका डिमेंशिया कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन डिमेंशिया होता है। ठीक है, उसके अलावा जो पार्किंसन डिजीज मैंने बता चुका हूँ, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। हंटिंगटन कोरिया, फिर हंटिंगटन डिजीज भी बोलते हैं इसे। इसमें भी क्या होता है, नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उसके अलावा वेस्कुलर, ये तो थे आपके ब्रेन डिजीज में कोजेज, डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। उसके अलावा कुछ वेस्कुलर कोजेज हैं। तो वेस्कुलर कोजेज कौन से होते हैं, मल्टी इन्फेक्ट सेरिब्रल डिमेंशिया,
इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं सेरिब्रम की, उनके अंदर स्ट्रोक हो जाएंगे। सेरेब्रोवास्कुलर में क्या होगा, बॉडी में कहीं पर भी मतलब स्ट्रोक होने की वजह से या फिर हाइपर टेंशन की वजह से, ठीक है, हाइपर टेंशन की वजह से, ठीक है, कई बार हो सकता है हाइपर टेंशन की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर रप्चर होगी उसकी वजह से। उसके अलावा अदर कोज जो मैंने आपको पहले भी बताए थे डिलीरियम के अंदर, या फिर से बोल देंगे सेम एज डिलीरियम। तो डिलीरियम के अंदर कोज बताए थे मैंने, तो वो भी सभी इसमें आ जाएंगे। डिलीरियम में कौन से बताए थे मैंने आपको, ठीक है, मेटाबॉलिक कोज बताए थे, ठीक है। मेटाबॉलिक के अंदर कह दीजिए हाइपोक्सिया है, ठीक है, उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया है, फीवर वगैरह है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल, ठीक है, उसमें विटामिन B1, B2, B6 और B12 की डिफिशियंसी और साथ में प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। उसके अलावा कोज बताए थे आपको सेप्टिक कोज के अंदर निमोनिया है और एंडोकार्डाइटिस है, मेनिंजाइटिस है। उसके अलावा आपको ड्रग्स में अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, ब्रोमाइड है, हेवी में मेटल्स हैं। और क्या बताए थे, और आपका एंडोक्राइन के कोज, हेवी या फिर सॉरी हाइपो या और हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, आपका एड्रिनल और आपका थायराइड का, ठीक है। तो ये कुछ कोज तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे जो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं किसमें, डिलीरियम के अंदर। किसका डिसऑर्डर था, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। स्टेजेस इसकी देखो 3 स्टेज हैं। इसकी कितनी स्टेज हैं, इसकी 3 स्टेज हैं। कौन कौन सी स्टेज इसकी 3, एक तो होती है आपकी अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और आपकी लेस्ट स्टेज, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर हम देखेंगे, अर्ली स्टेज में जो स्टार्टिंग होती है, फिर इसमें कितने दिन के लिए होती है, 2 से 4 साल के लिए होती है, ठीक है, 2 से 4 साल के लिए होती है। और इसमें फॉरगेटफुलनेस होती है, मतलब पेशेंट क्या होता है, भूल जाता है जो भी चीजें उसको रिमेम्बर होती हैं, या फिर जो भी कहीं जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज करता है उसके अंदर उसमें फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, वो भूल जाता है नॉर्मल सी चीजें से, इसने चाबी कहाँ पर रखी, उसने बैग कहाँ पर रखा, ठीक है, ऐसी चीजें उसमें आने लग जाती हैं। और इंटरेस्ट होता है उसको क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस होगी, उसकी चीजें याद नहीं रहेगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस क्या होगी वो भी पुअर हो जाएगी। तो ये थी आपकी अर्ली स्टेज। और अगली स्टेज के अंदर हम देखेंगे मिडिल स्टेज होती है 2 से 12 साल के लिए, और ये कितनी थी, 2 से 4 साल के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है प्रोग्रेसिव, और लगातार मेमोरी लॉस हो रहा है इसके अंदर। इसमें तो क्या था, ओनली फॉरगेटफुलनेस था, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, जो मेमोरी लॉस होता है वो लगातार होने लग जाता है। और आइसोलेशन पेशेंट क्या होता है, अपने आप को अकेला कर लेता है, क्योंकि उसको चीजें याद नहीं रहती, ठीक है, उसे जानने में हिचकिचाहट आती है उसको, और वो अपने आप को अकेला कर लेता है। और डिफिकल्टी इन सिंपल इंस्ट्रक्शन, हम उसको पेशेंट को क्या सिंपल इंस्ट्रक्शन भी देंगे ना, कि आपको ये करना है, उसके बाद में ये स्टेप लेनी है, और उसी स्टेप के बाद में आपको ये स्टेप लेनी है, तो इसमें भी क्या होगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसको क्या रहेगा, याद नहीं रहेगा, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस उसको होने लग जाएगी। तो जो सिंपल टास्क होंगे उसके अंदर भी उसको पेशेंट को डिफिकल्टी होने लग जाएगी। अगला आता है लेट स्टेज। कौन सा आता है, लेट स्टेज। तो ये होती है आपकी 1 साल के लिए, मेनली अप टू 1 ईयर होती है। और उसमें अंदर पेशेंट क्या होता है, अनएबल टू कम्युनिकेट, मतलब फॉरगेटफुलनेस, उसकी मेमोरी लैप्स की जो दिक्कत थी वो काफी आगे, काफी हद तक बढ़ जाती है। और वो क्या होता है, पेशेंट अनएबल टू कम्युनिकेट, मतलब बात भी नहीं कर पाता है। और डज नॉट रिकॉग्नाइज द फैमिली, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी वो भूल जाता है, भूल जाता है। तो देखो याद रखना, इसमें तो क्या था, ओनली फॉरगेटफुलनेस थी, इसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस थी, और इसमें अपनी फैमिली को भी वो नहीं पहचान पा रहा। तो कई बार देखो इसमें डेथ भी अराइज होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, डेथ भी, क्यों, जो रेस्पिरेटरी उसका जो रेस्पिरेशन है उसका फेल हो जाता है। तो कई एक जगह देखिए इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने की वजह से कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। कौन से में, लेट स्टेज में। ये थे इसकी स्टेजेस। अब बात करेंगे इसके हम साइन एंड
सिम्टम्स की बात करेंगे। किसकी? हम साइन एंड सिम्टम्स की हम आगे इसमें बात करेंगे। तो पहला तो मैं बता चुका हूँ, इसके डेफिनेशन में देखा हमने कि कौन कैसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रॉनिक है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉनिक ऑनसेट हो जाएगा, ठीक है, क्रॉनिक ऑनसेट हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या हो रहा था? मेमोरी लॉस हो रही थी। डेफिनेशन में पढ़ा है, मेमोरी लॉस और इंटेलेक्चुअल फंक्शन क्या हो जाते हैं, इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी लॉस हो जाता है, इंपेयरमेंट इन मेमोरी, ठीक है। अब आगे आता है इसमें मेमोरी लॉस कौन सी होती है? रिसेंट। तो इसमें क्या होगा? आपकी रिसेंट मेमोरी इसमें लॉस होती है। तो याद रखना, जो रिसेंट मेमोरी होती है इसके अंदर लॉस होती है। जो 24 हाउस की उसमें मेमोरी क्या बोलते हैं? उसमें रिसेंट मेमोरी बोलते हैं। तो ये इसमें लॉस हो जाएगी, पूछा जाता है कई बार। डिलीरियम जो डिसऑर्डर था वो किसका डिसऑर्डर था? वो था कॉन्शियसनेस का, लेकिन उसमें भी मेमोरी लॉस हो रही थी। कौन सी? इमीडिएट मेमोरी, विद इन 5 मिनट की, इसमें उसमें बताया था। वैसे वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर, मेमोरी का डिसऑर्डर को पूछेगी तो कौन सा होगा? डिमेंशिया होगा, ठीक है। और इंपेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, आपके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, थिंकिंग, ठीक है, जजमेंट वगैरह, थिंकिंग है, जो आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शन वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे? इंपेयर हो जाएंगे, प्लानिंग वगैरह करने के। और जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके अलावा आगे आता है इसमें आपका डिस्टर्बेंस इन प्लानिंग। अगर याद ही नहीं रहेगा तो क्या प्लान करेगा बेचारा, ठीक है। तो इसमें जो इसकी पेशेंट की प्लानिंग होती है वो भी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद में आपका होता है हेल्यूसिनेशन। और इसमें कौन सा? मोस्टली ये पूछा जाता है, देखो एग्जाम में, मोस्टली कौन सा था? विजुअल। इसमें अगर हेल्यूसिनेशन की बात करें तो कौन सा होता है? मोस्टली इसमें विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है, ठीक है। विजुअल हेल्यूसिनेशन इसमें मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि उसमें डिलीरियम डिमेंशिया में कौन सा हेल्यूसिनेशन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। उसमें आपके एग्जाम में आएंगे, आपका ऑडियो होता है, विजुअल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका विजुअल, याद रखने से। फिर आता है समटाइम्स, इसमें होता है कई बार इल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है, कई बार हमें इसमें इल्यूजन भी देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें पुअर पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है वो पेशेंट की क्या हो जाएगी? इसमें पुअर हो जाएगी। जो पर्सनल हाइजीन है पेशेंट की किसी हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। अपनी जो सेल्फ केयर है वो सही से नहीं कर पाएगा। उसके अलावा कई बार इसमें पेशेंट में डिल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कई बार इसमें पेशेंट में डिल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिल्यूजन क्या होता है? फाल्स एंड अनचेंजेबल बिलीफ, ठीक है। आगे आता है फिर इसमें आगे होता है इसमें क्या आंसर? एफेजिया। जो पेशेंट क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू स्पीक, मतलब पेशेंट इसमें सही से बोल नहीं पाएगा। मतलब इसमें पेशेंट जो स्पीक होगी वो अल्टर्ड हो जाएगी, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। उसी क्या बोलेंगे हम? एफेजिया, ठीक है। अगला आता है आपका एग्नोसिया। एग्नोसिया में पेशेंट क्या होगा? इनएबल टू या फिर अनएबल टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर इवेंट। पेशेंट होगा, जो भी अभी जो पर्सन होगा वो क्या होगा? अपने जो रिकॉग्नाइज जो फैमिलियर इवेंट है उसको भी रिकॉग्नाइज या फिर याद नहीं रख पाएगा, उनको भी उसको वो भूल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आता है एक होता है एटेक्सिया, बताया था मैंने, जो उसकी मोटार एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंपेयर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके होता है आपका एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होता है? तो स्किल्ड मूवमेंट होती है, डिस्टर्बेंस इन जो स्किल्ड मूवमेंट होती है, जो पेशेंट या फिर जो पर्सन बहुत अच्छे से जानता था पहले। जैसे कोई पर्सन था पहले जो मान लो सिलाई का काम करता था, मान लो, तो सिलाई उसको बहुत अच्छे से आती थी, बहुत स्किलफुल था उस बारे में। या फिर हमारे जो अगर हमारे डिपार्टमेंट की बात करें, जो मान लो कोई पेशेंट था, वो मान लो कोई नर्स थी या फिर नर्सिंग ऑफिसर था, तो उसको क्या था? उसको हो गया चलो ये डिमेंशिया। तो उसमें एप्रेक्सिया मतलब इसमें क्या हो जाएगा? जो स्किल्ड मूवमेंट है, मान लो वो आई में इंजेक्शन थी वो बहुत अच्छे से लगाना जानती थी, लेकिन अब वो नहीं लगा पा रही। मतलब वो स्किल बहुत अच्छी थी उसमें पहले, लेकिन अब वो सही से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। वो तो हो जाएगा आपका क्या? एप्रेक्सिया, या फिर उसके अंदर डिफिकल्टी आ जाएगी। फिर आपका लास्ट होता है इमोशनल लायबिलिटी। इमोशनल
लाइबिलिटी, मतलब पेशेंट का जो इमोशनल स्टेट है वो भी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें हम किसकी, डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की बात करने से पहले इसमें एक चीज़ और करेंगे। देखो इसमें कई चीज़ें होती हैं पेशेंट में, लेकिन साथ में एक होता है एलोगिया, एफेजिया और एफोनिया। एलोगिया, एफेजिया और एलोगिया हो गया, एफेजिया हो गया और आपका एफोनिया। ठीक है, एफोनिया। तीनों का क्या मतलब होगा इसमें, देखो तीनों का क्या मतलब होगा, इसमें लैक ऑफ स्पीच होगा। तीनों का मतलब क्या होगा, लैक ऑफ स्पीच होगा। लेकिन क्यों होगा, देखो इसमें लैक ऑफ स्पीच तीनों का सेम ही मतलब होगा, लेकिन इसका होने का कारण क्या होगा, अलग होगा। जैसे इसमें आपका अगर बात करें एलोगिया, एलोगिया की अगर बात करें, एलोगिया की बात करें तो इसमें ड्यू टू जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसकी वजह से, ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आपका क्या हो रहा है, आपका लैक ऑफ स्पीच हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एलोगिया। एलोगिया किसे बोलेंगे, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से अगर स्पीच लॉस हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एलोगिया बोलेंगे। अब अगला आता है एफेजिया। एफेजिया, एफेजिया, एफेजिया क्या होता है, डैमेज ड्यू टू डैमेज। अगर ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से आपका जो आपकी स्पीच क्या हो रहा है, आपकी लॉस हो रही है, क्या बोलेंगे हम, एफेजिया बोलेंगे। अब अगला आता है एफोनिया। एफोनिया आता है मान लीजिए आपके वोकल कॉर्ड और आपकी फेरिंग्स वगैरह होती है, उसके अंदर दिक्कत आने की वजह से। ठीक है, जो आपकी सॉरी लेरिंग्स के अंदर दिक्कत आ रही है उसकी वजह से, वोकल कॉर्ड वगैरह, लेरिंग्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, लेरिंग्स के अंदर जो दिक्कत आ रही है, जो डैमेज हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, आपका एफोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफोनिया बोलेंगे। ठीक है, साइन सिम्टम हो गए। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस की हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होगी और सेम वैसे ही कुछ होंगे जो हमने वहां पर किए थे। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री हो जाएगी और फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, मतलब सिम्टोमेटिक इसमें चीजें होंगी। उसके अलावा सीबीसी होगी जो हमने डिलीवरी में पढ़ा है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी हो गया, सीरम हार्मोन हम देख लेंगे कि किसका क्या लेवल है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा और सीएसएफ का एग्जामिनेशन हम कर लेंगे। ठीक है, उसकी ये क्या होगी, इसकी डायग्नोसिस होगी, सीटी स्कैन हमारे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो देखो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसका जो कोज है उनके अकॉर्डिंग होगा। अगर मान लो कोज इसका हाइपोग्लाइसीमिया है तो इसको हम D25 दे देंगे। अगर उसका कोज हाइपोक्सिया है, जो हमने डिलीवरी में के भी कोज थे और इसके भी कोज हैं, अगर उसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है हाइपोक्सिया की वजह से, तो हम क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। उसके अलावा अगर मान लो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है, तो इसे हम क्या देंगे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इसका बैलेंस कर देंगे। तो इसका सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें जब कैसा होगा, डिपेंड अपॉन पॉजिटिव फैक्टर है। तो इसमें D25 कब किस में देंगे, अगर हाइपोग्लाइसेमिया में है तो, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से हो रहा है तो। अगर O2 कब देंगे, तो हाइपोक्सिया के अंदर है तो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिलीवरी में चीजें, फिर से बता रहा हूँ। मल्टीविटामिन या फिर आपका जो कैलोरी है, प्रोटीन है, कब देंगे, पेशेंट जब इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो या कैलोरी की डिफिशियंसी होगी तो ये दे देंगे। अगर विटामिन B1, B2, B6 और B12 बताया था मैंने, उनकी डिफिशियंसी से अगर डिमेंशिया हो रहा है तो क्या देंगे, इसमें मल्टीविटामिन दे देंगे। ठीक है, और अल्जाइमर्स ड्रग जो एंटी अल्जाइमर ड्रग है, ठीक है, एंटी अल्जाइमर ड्रग है पेशेंट को, वो देंगे। इसमें डोपेमेजिल है, डोनेपेजिल है 20 mg। ठीक है, 20 mg BD देंगे दिन में 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार देंगे। डोपेमेजिल क्या करेगी, डोपामिन का लेवल क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। और एक आपका रिवर्स्टिगमाइन, रिवर्स्टिगमाइन क्या होती है, एसिटाइलकोलिन होता है ना, इसका लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है, मतलब बैलेंस कर देती है। मतलब इस वजह से ये एंटी अल्जाइमर ड्रग पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा आगे बात करते हैं
एंटीसाइकोटिक ड्रग हम बता चुके हैं। कौन सा हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ओलेंजापाइन हो गया, उसके अलावा और भी इसमें नाम आते हैं, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, कई ड्रग पेशेंट को हम देते हैं। उसके अलावा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं, उसमें लोराजेपाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया, ठीक है, ये पेशेंट को सेडेटिव या फिर सेडेट करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक था ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका है। उसके आपके जो भी क्यूरीज वगैरह हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, और उसके अलावा जो भी आपके रिव्यू हों वो हमें अपने देते रहें, क्योंकि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको क्या चाहते हो, उसमें अगर हम आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो अगली क्लास में, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम डालें। और साथ में आपको कोई भी आपकी क्यूरी वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में डालें और अपने रिव्यूज़ हमें देते रहें। साथ ही इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।